हाँ, तो आज हम लोग क्या है अपने प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मतलब कई तरीके से क्वेश्चन उसको उसमें घुमा फिरा के पूछता है। कभी क्या पूछ लेता है कि कांच का यानी ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, कांच का रासायनिक स्थायित्व क्या होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि उसके बारे में बताइए। कभी क्या पूछता है कि जो इसको जो कांच की रासायनिक स्थायित्व ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है, उसके बारे में बताइए। कभी कभी क्या पूछता है कि उसमें दोनों विधियों में अंतर क्या होता है। तो इन सबको हमने दोनों को सारे क्वेश्चंस को मिलाकर हमने एक बना दिया है, जो कि रिपीट होते रहते हैं। देख रहे हो 2016, 17, 18, 19 कंटिन्यू ये पूछा जा रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि कांच का रासायनिक स्थायित्व क्या होता है और उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं और उनको ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए रासायनिक स्थायित्व क्या होता है। किसी को पता है रासायनिक स्थायित्व? किसी भी कांच का रासायनिक स्थायित्व क्या होता है? रासायनिक प्रॉपर्टी यानी कि सर जो केमिकल डालेंगे उसका नाम क्या है, जैसे सिलिका है। नहीं, और कुछ बैठो, और कुछ जो केमिकल ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? किसी भी कांच की केमिकल ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? जो केमिकल सर डालते हैं उससे मतलब उसमें कोई क्रिया ना हो और सर उसका केमिकल डालते हैं या रखते हैं, पहले ये तो क्लियर है। केमिकल जो रखते हैं उससे कोई क्षरण ना हो और उससे कोई क्रिया ना हो। हाँ ठीक है, मतलब केमिकल किसी भी ग्लास की केमिकल ड्यूरेबिलिटी क्या है कि जो भी हम मान लीजिए कंटेनर ग्लास रख रहे हैं, तो कंटेनर ग्लास क्या होते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ रखा जाता है, रखने वाले पात्र होते हैं। तो जो उसमें रखा जाता है, जिस बोतल में रखा जाता है, उससे जो भी रखा जाता है उससे क्रिया ना हो, है ना, तो उसकी केमिकल ड्यूरेबिलिटी होती है। किसी भी ग्लास की केमिकल ड्यूरेबिलिटी, इसको अगर जब हम परिभाषित करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? परिभाषित करना चाहे, परिभाषा देना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कांच का रासायनिक स्थायित्व? किसी को कुछ नहीं आता? देखो, किसी ग्लास की रासायनिक स्थायित्व वह होती है जो कि उसके आकार को नष्ट हुए, यानी उसकी चमक हुआ या पारदर्शिता हुआ, नष्ट हुए बिना रह सके, है ना। जैसे कि हमारा खिड़की है, ये बाहरी वातावरण से इस पे प्रभावित होता है, बहुत सारी गैसेस है, पानी है, मॉइस्चर है, इन सब का इस पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो ये अगर जो इससे प्रभावित होने लगेंगे तो कुछ समय के बाद क्या है, इनका क्षरण होते 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 कुछ समय के बाद एक समाप्त हो जाएंगे। तो ये इनके क्या होना चाहिए कि इस पे कोई रासायनिक या बाहरी वातावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मॉइस्चर का है या कोई केमिकल है, या सपोज दैट आम्ल वर्षा हुई, एसिड रेन हुआ, तो उससे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या है, किसी भी कांच के जो रासायनिक स्थायित्व क्या है कि किसी भी बाहरी वातावरण या केमिकल्स के द्वारा उस पर कोई प्रभाव न पड़े, ये उसकी क्या होती है, केमिकल ड्यूरेबिलिटी होती है, रासायनिक स्थायित्व होता है। अब रासायनिक स्थायित्व बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी भी ग्लास का रासायनिक स्थायित्व बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी चाहिए हमें। भाई हमें अगर जो खिड़की लगानी है तो बाहर ही होगा, बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। मान लिया जाए कुछ रखने वाले कांच के पात्र जैसे बोतल हुआ, तो उसमें बहुत सारे केमिकल रखे जाते हैं, बहुत सारे खाने वाले पेय पदार्थ रखे जाते हैं, तो उससे वो क्रिया कर जाएगा, तो केमिकली रिएक्ट होकर वो नष्ट हो जाएगा। ये हम सपोज दैट विंडो ग्लास है या लेबोरेटरी, मान लीजिए कोई लैब में है, लैब में फ्लास्क होते हैं, है ना, बीकर होता है, उसमें हम केमिकल्स रखते हैं, तो वो अगर जो उन केमिकल से रिएक्शंस होने लगेगा तो वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएंगे। तो इन जितने भी ग्लासेस हैं, जैसे कंटेनर ग्लास क्या हुआ, कंटेनर ग्लास होता है जिसमें हम कोई पेय पदार्थ या भोजन उसमें रखते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल हुई, दवाओं की बोतल होती है, ठीक है, तुम लोग पार्टी मनाते हो, जो मंगाते हो, उसकी भी अल्कोहल की भी बोतल होती है, पता चले पार्टी के लिए लेके आए, फ्रिज में रखे और बोतल और अल्कोहल गायब हो गया, है ना। तो ये सारी क्या है कि ये क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, उस पर क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। तो कंटेनर ग्लास समझ में आया? कंटेनर ग्लास वे ग्लास होते हैं जिसमें किसी पात्र को रखा जाता है पर्टिकुलर कुछ समय के लिए, है ना।
जैसे लेबोरेटरी ग्लास की बात करें तो लैब समाप्त होने के बाद प्रोसीजर समाप्त होने के बाद लगभग उसको धो के रख दिया जाता है, लेकिन ये जो कंटेनर ग्लास है बहुत समय तक उसमें रखा जाता है। तो अगर जो ये धीरे धीरे भी उसका संक्षारण करेंगे, कोरोजन करेंगे, तो ये कुछ समय के बाद उस बोतल को जिसमें वो रखा होता है कंटेनर, उसको समाप्त कर देंगे। इसलिए इसकी केमिकल ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। समझ आइए ये कंटेनर ग्लास की ड्यूरेबिलिटी क्यों बढ़ाते हैं। दूसरा था लेबोरेटरी ग्लास। लेबोरेटरी ग्लास में लैबों में क्या है, बहुत सारे केमिकल्स रखे होते हैं और बहुत सारे किसी भी प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे केमिकल का हमें यूज करते हैं, बीकर का यूज करते हैं, उस बीकर में केमिकल डालते हैं। तो उस बीकर में क्या है कि जब केमिकल डालते हैं तो उस केमिकल से उस बीकर का या फ्लास्क का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या है, उसकी आवश्यकता पड़ी कि ग्लास की उस बीकर की केमिकल ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद विंडो ग्लास है। विंडो ग्लास में क्या होता है कि बाहरी वातावरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कि बहुत सारी गैसेस हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक है या सोडियम है ना, और यह तुम्हारे CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO है। तो इन सारी गैसेस का क्या है, उस पर प्रभाव पड़ता है, या अम्ल वर्षा हुई या नमी हुआ, कोहरा हुआ। तो इन सारे अगर जो उस पानी के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद यदि उसमें पानी से अगर जो से रिएक्शंस होने वाला है, तो कुछ समय के बाद जो विंडो का जो पारदर्शिता है जो वो समाप्त होने लगेगी, वो डल नेचर में दिखाई देने लगेगा। समझ में आया? तो इसलिए हमें इन सब की जरूरत पड़ी भाई, केमिकल ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं, जहां पर यूज कर रहे हैं, वहां पे अधिकतर केमिकल कुछ ना कुछ उसको प्रभावित कर रहा है। इसलिए उसके प्रभाव से बचने के लिए हम किसी भी ग्लास की केमिकल ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि केमिकल ड्यूरेबिलिटी हम तो समझ गए कि यहाँ पे ये सारी क्रियाएं होंगी, लेकिन वहां पर उस ग्लास की केमिकल ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, रासायनिक स्थायित्व तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम ज्यादा करेंगे कैसे? उसको हम किसी भी कांच की रासायनिक स्थायित्व तो बढ़ाएंगे कैसे? उसके लिए क्या प्रोसेस है, किसी को पता है? इससे पहले हमने कुछ सब कुछ पढ़ा दिया, रिफाइनिंग, स्टेबलाइजिंग एजेंट सब पढ़ाया है ना, फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़ाया है। किसी को पता है स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? किसी का एग्जांपल्स पता है? स्टेबलाइजिंग एजेंट पढ़ाया है रॉ मटेरियल्स में, MgO, CO और DO। ठीक है। तो जब हमने रॉ मटेरियल्स पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, ग्लास के रॉ मटेरियल्स, उसमें एक हमने पढ़ाया था स्टेबलाइजिंग एजेंट, स्टेबिलिटी देने वाले, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने वाले। तो उसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स हम मिलाते थे जिससे उस ग्लास की रासायनिक स्थायित्व या फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्ट्रेंथ या हार्डनेस उसमें बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्या, बाय एडिंग स्टेबलाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्टेबलाइजिंग एजेंट डालने से हम किसी भी ग्लास की रासायनिक स्थायित्व तो बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने इसमें डालते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट का कोई एग्जांपल बताएगा, क्या होता है एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? अभी क्या बोला था? कैल्शियम अधिकतर लगभग तुम्हारा फ्लेक्सिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मजबूती प्रदान करता है, हार्डनेस जो प्रदान करता है, वो L2O3 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर जो हम केमिकली ड्यूरेबल बनाना है तो उसके लिए MgO चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? MgO। MgO मिलेगा किससे? मैग्नीशियम कार्बोनेट से भी मिलेगा और डोलोमाइट से भी मिलेगा। तो अधिकतर हम किसका यूज करते हैं? डोलोमाइट का यूज करते हैं। ठीक है, 1 से 3% अगर जो हम डोलोमाइट का यूज करते हैं, यदि MgO का यूज करें 1 से 3%, तो उसकी क्या है, ग्लास की ड्यूरेबिलिटी को वो बढ़ा देगा। एक तो ये सिंपल प्रोसेस हुआ कि हमने रॉ मटेरियल्स में स्टेबलाइजिंग एजेंट को बढ़ा दिया है ना, डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, किसी भी ग्लास की केमिकल ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब क्या है, ये तो फर्स्ट नंबर हम पहले से पढ़ चुके हैं। दूसरा जो आएगा तुम्हारा, वॉशिंग ऑफ सरफेस बाय ग्लास डाइल्यूट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या, फर्स्ट जो है तुम्हारा कि कोई भी ग्लास हमारा प्रिपेयर हो गया, बन के रेडी हो गया, अब उसका हमें केमिकल ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी एसिड से उसको हम
साफ करेंगे, वॉशिंग करेंगे, धोएंगे। एसिड से क्यों धोएंगे, बेसिस से क्यों नहीं धोएंगे? सिलिका एसिड होती है। लगभग मोस्टली आप रॉ मटेरियल्स क्या है ग्लास के, एसिड से। अब वो जब एसिड्स पे बेस आ जाता है, अम्ल पे जब क्षार आ जाता है सिलिका ग्लास पे, तो क्या उसका कोरोजन होने लगता है, क्योंकि हमने बताया था एसिडिक और बेसिक जब पास में आएंगे तो रिएक्शंस होंगे, रिएक्शंस होने के बाद क्या है उनका कोरोजन होने लगता है। इसलिए जो ग्लासेस है जिसकी हमें केमिकल ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी है, उसको क्या करेंगे कि इसे क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसको हम धुल देंगे। धुलने पर क्या होगा, जो उस पे बेस डस्ट जमा हो गया होगा, जो उसको कोरोड कर रहा होगा, वो धुल जाएगा। धुलने से क्या होगी, उसकी केमिकल ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब बेस नहीं रहेगा, उसको केमिकली उसके रिएक्शंस नहीं होगा, तो उस ग्लास की पर्टिकुलर ग्लास की केमिकल ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दो समझ में आया, स्टेबलाइजिंग एजेंट और तुम्हारा वॉशिंग ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा क्या है तुम्हारा, वह फायर पॉलिशिंग। एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें हीट भी दिया जाता है, और जब हीट आ जाता है तो हीट देने पर क्या होगा, जितने भी केमिकल हैं, जो डस्ट है, वो जल के दूर हो जाते हैं। फर्स्टली तो हम कर सकते हैं एसिड से धुलने पर डस्ट दूर किया जा सकता है ना। दूसरा क्या करें, मान लिया जाए अम्लीय है, जो ज्यादा रिएक्शंस कर रहा है, कुछ ऐसे गैसेस है जो रिएक्ट कर रही हैं, तो वो क्या है अम्लों से साफ नहीं होंगे। बेसिस है वो तो साफ हो जाएंगे हमसे, लेकिन जो अम्ल होगा उससे साफ नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको हीटिंग देंगे, हीट करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर एक शॉकिंग टाइम में एक टेम्परेचर से सेट करके उसको क्या करेंगे, हम हीट देंगे। हीट देने पर क्या होगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने पर क्या, ज्यादा नहीं कि एकदम सॉफ्ट हो जाए, उसका डिफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, इतना भी हम सॉफ्ट नहीं करेंगे कि वो दूसरे आकार में वो बदलने लगे। हल्का सा हीट करेंगे और उसकी क्या कर देंगे, पॉलिशिंग कर देंगे। हल्का सा सॉफ्ट करके उसकी क्या करेंगे, पॉलिशिंग करके, जिससे उस पे जो भी कोरोजन वाले मटेरियल्स है वो अच्छे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता चला केमिकल ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, डिफिनेशंस लिख लोगे। उसके बाद केमिकल, किसी भी ग्लास की केमिकल ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, लिख लोगे इसके बारे में। मान लीजिए कंटेनर ग्लास है या लेबोरेटरी ग्लास है या विंडो ग्लास है, तो उसकी केमिकल ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझ गए। अब जब आवश्यकता पड़ी है, जो हमारी जरूरत है ना, कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब आवश्यकता पड़ती है तभी आविष्कार होता है। जब हमें पता चल गया कि इसकी हमें क्या है, आवश्यकता है, किसी भी ग्लास की केमिकल ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने की आवश्यकता है, और तब आवश्यकता है तो अब इसका आविष्कार करेंगे कि इसको हम बढ़ाएंगे कैसे। तो इन सारी प्रोसेस के द्वारा हम बढ़ा देंगे। पहला क्या है, स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल दें, या वॉशिंग कर दें एसिड से, या उसको थोड़ा टेम्परेचर देके हीट करके उसकी पॉलिशिंग कर दें। ठीक है, तो इन विधियों के द्वारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा किसी भी कांच की ग्लास की केमिकल ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं कि किसी भी ग्लास की केमिकल ड्यूरेबिलिटी चेक कैसे करते हैं कि इस ग्लास की इतनी केमिकल ड्यूरेबिलिटी है और इस ग्लास की पर्टिकुलर इतनी ड्यूरेबिलिटी है। तो इसको चेक करने के लिए दो विधियों का यूज किया जाता है। पहला ISI मेथड, दूसरा ASTM मेथड। ठीक है, ISI जो हमारा ये इंडियन मेथड कभी पूछ लेता है कि इंडियन मेथड क्या होता है, या क्रूड विधि क्या होता है, या अमेरिकन मेथड क्या होता है। कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, कभी कभी इन दोनों में अंतर पूछ लेता है। कभी कभी ISI मेथड में और अमेरिकन मेथड STM मेथड में क्या डिफरेंस में पूछ लेता है। कभी कभी किसी एक का प्रोसीजर पूछ लेता है कि इसमें क्या होता है। ठीक है, किसी भी ग्लास की केमिकल ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए कि इस ग्लास का केमिकल ड्यूरेबिलिटी कितना है, उसके लिए दो विधियों का यूज किया जाता है। फर्स्ट क्या है, ISI मेथड, दूसरा क्या है, ASTM मेथड। ठीक है, अब समझेंगे ISI मेथड्स क्या होता है। ISI मेथड्स में क्या है, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल्स लेंगे, जो भी जिस भी ग्लास की, मान लीजिए सपोज दैट इस विंडो ग्लास की हमें केमिकल ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी है, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसको हम पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, पाउडर फॉर्म में उसको ग्राइंड कर लेंगे, फिर उसकी सीविंग करेंगे, छानेंगे। पाउडर की भी एक साइज होनी चाहिए, तो पर्टिकुलर की उसको
40 to 50 माइक्रोन सील में छलनी में उसको क्या करेंगे, हम छान लेंगे, तो पाउडर हमारा मिल जाएगा। उस पाउडर को क्या करेंगे, 5 ग्राम हम ले लेंगे, उस पाउडर को कितना लेंगे, 5 ग्राम लेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, एक क्रूसिबल में रख देंगे। उस पाउडर को हमने 5 ग्राम वेट कर लिया, तौल लिया, तौलने के बाद उसको किस में रख दिया, हमने क्रूसिबल में रख दिए। क्रूसिबल को फिर हम किसी हीटिंग फर्नेस में रख देंगे, या ओवन में रख देंगे, या सैंड बाथ हो गया, या हॉट प्लेट हो गया, ठीक है। उसको हीट करने के लिए हम कहीं पर भी रख सकते हैं। उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो ओवन में, ये सामने तुम्हारी ओवन रखी हुई है, ये क्या है, ओवन है, ये सुखाने के लिए है, ठीक है। तो इसको, इस ओवन का टेम्परेचर हम कितना सेट कर देंगे, 80 डिग्री, और उस सैंपल को हम रख देंगे कितने देर के लिए, 1 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सैंपल मिलेगा उसको क्या करेंगे, हम बाहर निकाल के उसको ठंडा करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें जैसे कि जो हमारा सैंपल पहले लिया था उसमें हमने क्या पहले मिला दिया था, वाटर मिला दिया था, उसको हम भूल गए। तो क्या है, सैंपल वाटर मिलाने के बाद उसको हमने क्या रखा, ओवन में रखा, और उसको 80 डिग्री पर 1 घंटे के लिए रखा। तो टोटली उसमें वाटर रिमूव नहीं होगा, 80 डिग्री बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो पूरा वाटर उसमें रिमूव नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत वाटर रहेगा, प्लस हम और वाटर गर्म कर लेते हैं। जैसे हमने कल भी बताया था सिलिका एनालिसिस में, जब सिलिकेट का एनालिसिस किया था तो 200 ml वाटर को पहले से हमने गर्म करके रखा था, उसको बीकर को धोने के लिए, गर्म पानी से बीकर को साफ करने के लिए, ठीक है। तो इसमें अलग से हम कुछ वाटर थोड़ा गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा भाई, घोल रूप में थोड़ा रहेगा, पूरा पानी रिमूव होगा नहीं, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, उसको क्या करेंगे, छानेंगे। किसके द्वारा, फिल्टर पेपर के द्वारा हम उसको छानेंगे। छानने के बाद क्या, हम जब उसको हम बीकर को छानते हैं तो जो उसमें पानी थोड़ा कम पड़ जाता है, इसलिए जो हमने गर्म पानी किया था उसके द्वारा अच्छे से उस बीकर को धुलकर उस पर डालेंगे, साफ करेंगे। साफ करने के बाद क्या है, जो पानी होगा फिल्टर पेपर के द्वारा नीचे चला जाएगा, और उस पर जो रेसिड्यू बचेगा, सिलिका बचेगी या तुम्हारा जो पाउडर बचेगा, ग्लास का पाउडर बचेगा, वो रेसिड्यू के रूप में होगा, ठीक है भाई। पानी हमने जो मिलाया वही तो रिमूव होगा। जब फिल्टर पेपर के द्वारा हम छान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पानी रिमूव हो जाएगा। अब उसके बाद जो ऊपर फिल्टर पेपर के सॉलिड पार्टिकल बचेंगे, जो हमारा पाउडर होगा वही तो बचेगा। पानी निकल गया, ऊपर सॉलिड पार्टिकल बचेगा, उस सॉलिड पार्टिकल हमारा पाउडर होता है एक्चुअली ग्लास का। अब उसको क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के, जो स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड होता है उससे हम, उसके साथ हम टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम, जो हमें मिलता है वो हमारा कैलकुलेशन पार्ट के में जाता है कि हमें पर्टिकुलर 5 ग्राम पाउडर के लिए कितना हमें सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ी। अगर जो 5 ग्राम के लिए इतना है तो 1 ग्राम के लिए 100 ग्राम के लिए 10 ग्राम के लिए कितनी सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कोरोजन कराने के लिए, ठीक। तो ये समझ में आया। इसमें सबसे पहले क्या लिया हमने, जिस ग्लास का हमें पाउडर और केमिकल ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करना है उसको लिए, उसको ग्राइंड किए, ग्राइंड करने के बाद उसको 40 to 50 में से हम पास कराए। उसके बाद हमने 5 ग्राम ले लिया, सैंपल को 5 ग्राम ले लिया, उसको क्या किया हमने, क्रूसिबल में लेकर और उसमें 100 ml वाटर मिलाकर ओवन में रख दिया, कितने टेम्परेचर पर, 80 डिग्री पे, वो 1 घंटे के लिए। उसके बाद उसको निकाल लिए, ठंडा कर लिए, ठंडा करने के बाद फिल्टर पेपर के द्वारा उसको हमने छान लिया। फिर उस जो ऊपर सॉलिड पार्टिकल बचा उसको क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी 5 ग्राम पाउडर के लिए कितना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, या 1 ग्राम के लिए कितना हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। ये आया समझ में? यस सर। अब आते हैं एसटीएम मेथड पे। तो कभी कभी क्या है, अंतर पूछ लेता है, ठीक है। आईएसआई मेथड में और अमेरिकन स्टैंडर्ड मेथड में क्या है, डिफरेंस पूछ लेता है। तो यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर जो प्रोसीजर है, यहाँ पे देख लो, टेम्परेचर हम देख लें, यहाँ पे कितना सेट कर रहे हैं, 80 डिग्री। यहाँ कितना सेट कर रहे हैं, 90 डिग्री होगा। यहाँ 1 घंटे के लिए और यहाँ 4 घंटे के लिए। प्लस क्या है, इसमें क्या है, सैंपल्स को पहले हम वेट नहीं करते हैं। एक पाउडर लिया,
उसको 40 टू 50 माइक्रोन सीव से उसको छान लेते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, एल्कोहल से पास कराते हैं, एल्कोहल से उसको पास कराते हैं, धुलते हैं। धुलने पर क्या है, उसमें जो डस्ट है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हम सैंपल लेते हैं कितना, 10 ग्राम। उसके बाद हम कितना लेते हैं, 10 ग्राम सैंपल लेते हैं और उसमें क्या है 200 ml फ्लास्क में उसको मिलाते हैं, वाटर मिला लेते हैं लेकर, ठीक है। फिर उसमें क्या करते हैं 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। वहां हमने क्या कोई फिक्स नहीं था कितना सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या है 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड मिला लिए। फिर उस फ्लास्क को क्या करते हैं, उसके फ्लास्क पे जो डॉट होता है, स्टॉपर होता है, ढक्कन होता है, उसको हम बंद कर देते हैं। स्टॉपर कैसा होगा, एक उसमें होल्स होगा जिससे गैसेस बाहर निकल सके, ठीक है, पोरस नेचर का होता है, ठीक है। फिर उसको हम क्या करते हैं, उस फ्लास्क को किसी भट्टी में हम रख देते हैं, ओवन में, कितने टेम्परेचर पर, 90 डिग्री, कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद उसको हम कूल कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद उसको 50 ml कास्टिक सोडा के साथ फिर से हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। और उसके लिए उसमें रंग इंडिकेटर के रूप में हम क्या यूज करते हैं, फिनॉल का यूज करते हैं, ठीक है, जो लाल कलर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम कैलकुलेशन पार्ट में आ जाते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, मान लीजिए कि सोडा लाइम सिलिका ग्लास है, तो उसमें क्या है कि जब वो CO2 का रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। जब गैसेस है CO2 का जब उस पर रिएक्शन होगा सोडा लाइम ग्लास पे, तो किसका क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट पे दूसरे रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन से हमें पता चल जाएगा कि कितनी हमें मात्रा सल्फ्यूरिक एसिड जरूरत है Na2 सोडियम कार्बोनेट को हटाने के लिए, ज्ञात करने के लिए, Na2O को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अभी कुछ ना समझ में आया है, क्वेश्चन से 3-4 बार रिपीट हुआ है, 10-10 नंबर का है, ठीक है। तो लिख लोगे इसके बारे में, समझ में आया। तो ये पूरा प्रोसेस है और ये रिपीट हो रहा है, हर बार आएगा ही, इस बार भी आने के चांसेस है। तो इसको अच्छे से रेडी करना। अभी कि जिसको कुछ ना समझ में आया हो इस सब में, प्रोसेस, डिफिनेशन, ठीक है, बंद कर।